नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। कवि समाज रावत सर के इस पेज पर मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ और इस पेज के माध्यम से मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ, उसके लिए कवि समाज रावत सर का दिल से शुक्रिया करता हूँ। कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, जुड़ने का सिलसिला जो चल रहा है, तो आप सबके सामने मुखातिब हूँ इस पेज के माध्यम से, जो रावत सर क्षेत्र का एक बहुत ही चर्चित साहित्यिक संगम है, जहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं। रूप सिंह राजपुरी साहब, डॉक्टर विजय कुमार जी, इसके अलावा संस्था के बहुत से पदाधिकारी जो साहित्य में काफ़ी रुचि रखते हैं, सुभाष जी, रंगलाल बिश्नोई जी, रणवीर गुदारा जी, ओम पारक जी, शंकर लाल जांगिड़ साहब संरक्षक के रूप में, और सचिव सुभाष सोनी जी, महिला सचिव डॉक्टर नीता अग्रवाल जी, और सुनील पवार जी, और डॉक्टर विजय कुमार जी, जिनके आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बिना किसी औपचारिकता के आपके सामने मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर आकाश मिढ़ा, जोधपुर मेरा कर्म क्षेत्र है और जन्मभूमि श्री गंगानगर, राजस्थान। और एक बात और आती है कि बहुत बार सवाल होता है कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर बात करूं ताल्लुक़ रखने की, तो बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जब सर से बात हुई थी डॉक्टर विजय कुमार जी से, तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि आप बेसिकली कहाँ से हैं। तो ये सवाल अक्सर आया करता है और इस सवाल के जवाब में जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, मैं तो मक्ता एक गज़ल का हूँ। ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं तो मक्ता एक गज़ल का हूँ। तो ये जो मसला है इधर उधर होने का, इसका एक पर्टिकुलर कारण है, क्योंकि मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ। पिता जो है सरकारी डॉक्टर, तो कभी पोस्टिंग हरियाणा में रही, पंजाब में रही, कभी राजस्थान में। पर्टिकुलरली बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में उन्होंने काफ़ी वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। और शुरुआती दौर में राजस्थान में सबसे पहला उनका जो पड़ाव रहा वो निम्बोल, फिर जन्म स्थान जो मीरा जी का है कुड़की, वहाँ पर भी वो उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद जो है गढ़सिंहपुर और इसके अलावा रायसिंह नगर, इस तरह के जो क्षेत्र रहे, तो उसके बाद जो है काफ़ी अरसे बाद श्री गंगानगर में अपनी सेवाएं सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने देना शुरू किया। और इसी दौरान मेरा भी एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना और पढ़ाई का भी जो माहौल है वो चेंज होता रहा। और उनके जाने के बाद पिता का आशीर्वाद है, आप तस्वीर देख रहे हैं, पिता का सर पे आशीर्वाद है। उन्हीं की बदौलत जो ये लिखना पढ़ना और सारी चीज़ें, और जो फार्मेसी का जो क्षेत्र है जहाँ मैं व्याख्याता हूँ लाचू कॉलेज में जोधपुर में, वो सारी चीज़ें इसी वजह से हैं। और मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं देख पाऊँगा उस तरह से बात करते हुए, तो आप लोग जुड़ गए हैं और सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अभी मैंने जो है कमेंट में मोबाइल में देख पा रहा हूँ आप सबको, तो आप सबका स्वागत करता हूँ। और कवि समाज रावत सर का फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ, तमाम पदाधिकारियों का। और अगर मैं कर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो मैं जोधपुर में करीब 21 वर्षों से वहाँ पर व्याख्याता के रूप में लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक बड़ा समृद्ध और बहुत ही
विकसित कॉलेज है, नामी गिरामी कॉलेज है जो इस पूरे राजस्थान में, वहाँ पर मुझे अवसर मिल रहा है अपनी सेवाएं देने का। और पिछले 21 वर्ष से जोधपुर में तो हुई, और साहित्य की बात करूँ तो यहाँ से जाने के बाद 17 वर्ष की आयु में जोधपुर, जो पिता के काफ़ी करीबी मित्र मिठेश निर्मोही साहब और डॉक्टर आयदान भाटी साहब, जो चर्चित नाम है राजस्थानी का, उनके सानिध्य में जाने का मौका मिला। और इसी दौरान जो है कविता और इस साहित्य की दुनिया में थोड़ा थोड़ा शुरू किया। 2012 से अगर मैं कहूँ जर्नी, या उससे पहले अगर बचपन से लिखना प्रारंभ कर दिया था। और अगर फादर साहब के बारे में कहना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि वो डॉक्टर तो थे ही, लेकिन केवल 17 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली पुस्तक जो है अमृता प्रीतम जी को भेंट की थी। पंजाबी में लिखते थे। अधूरा प्याला जो उनकी पुस्तक, वो सबसे पहली पुस्तक, और उसके बाद बहुत सारी उनकी पुस्तकें आई। और गंगानगर में भी उन्होंने संकेत कला मंच की स्थापना कर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए, और उनकी पुस्तकें भी हिंदी और पंजाबी में पब्लिश हुई, जिसमें नॉवेल्स भी थे और कविताएं भी थी। और स्टोन किस जो उनका चर्चित एक मिनी नॉवल रहा, उस पर टेलीफिल्म भी दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुकी है। उसके अलावा सफदर हाशमी पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पंजाबी साहित्य में, इसके अलावा भी पंजाब सरकार द्वारा ज्ञानी गुरमुख सिंह पुरस्कार, इस तरह के अवार्ड्स जो उनको नवाजा गया। और जिस प्रकार से मैंने बताया गवर्नमेंट डॉक्टर, उस तरह से भी वो IMA द्वारा सम्मानित किए गए और साहित्य के क्षेत्र में भी सम्मानित किए गए। तो ये मेरी थोड़ी सी जो हेरिडिटरी कहूँ, विरासत में जो मिला। और 1 जनवरी 2015 को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उन्हें मरणोपरांत भी उनके कार्य के लिए, साहित्यिक कार्य के लिए सम्मानित किया। और इसके अलावा नामवीर सिंह जी से भी उनका काफ़ी करीबी संबंध था। जब पुस्तकों का विमोचन हुआ 1998 में, तब बहुत बड़ा भव्य समारोह, एक साथ 6 पुस्तकें, 3 पंजाबी में उनका, 3 हिंदी में अनुवाद, उनका जो विमोचन है डॉक्टर नामवर सिंह साहब द्वारा किया गया। और ये बहुत ही मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि मैं ऐसी शख्सियत से मिल पाया, और जगजीत सिंह साहब को भी लाइव कॉन्सर्ट में सुनने का मौका मिला। ऐसा कुछ थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड जो मैं बता रहा था आप सबको। और इसके बाद मैं बात करूं, कविताओं पे आऊँगा। आज फादर्स डे भी है। एक और सौभाग्य की बात है कि इस दिन पर मुझे ये मौका मिला है, अवसर मिला है कि मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। और जैसा मैंने बताया, मेरी मदर भी जो हैं, माता जी जो हैं संस्कृत की अध्यापिका रही हैं, तो लिखना पढ़ना इस वजह से शायद मैं कहीं टीचिंग में हूँ, और ये सारी चीज़ें हैं। और पुस्तकों की बात करूँ तो 3 पुस्तकें कविता की आ चुकी हैं। सबसे पहले घने कोहरे के बाद फिर सम की तलाश में, और उसके बाद नज़मों की किताब जो है फिर किसी ख्वाब में, ये पिछले वर्ष में ही आई है। और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ की एक किताब भी शाया हुई है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, और आप में से बहुत लोग अभी जुड़े हैं और जुड़ भी रहे हैं। और डॉक्टर विजय कुमार जी और जितने भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर लाइव हैं, उन सब का स्वागत विजय कुमार जी स्वागत कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। बाकी सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, सभी दोस्तों का और सभी जितने सुनने वाले हैं। और पिता का दिवस है, फादर्स डे कुछ लोग मानते हैं, डेज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक भावना के रूप में अगर आप मानते हैं तो मुझे जो कुछ मैं अनुभव करते हुए कुछ पंक्तियां हैं वो आपको सुना देता हूँ। कहते हैं सब चले गए हो तुम किसी दूसरी दुनिया में, कहते हैं सब चले गए हो तुम किसी दूसरी दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि गए हो कहीं, मुझे नहीं लगता कि गए हो कहीं, चलते फिरते हो मेरे आसपास, मैं कौन हूँ लिखने वाला कुछ, मैं कौन हूँ लिखने वाला कुछ, मेरे अंदर उतर कर रोज़ लिखते हो तुम नित नया, किसने देखा होगा ईश्वर को, किसने देखा होगा ईश्वर को, पर मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर, पर मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर। तो ये कुछ पंक्तियाँ और ऐसी कुछ पंक्तियाँ मैं
पिता को समर्पित करते हुए आपको अनुभव इस प्रकार का हुआ हो, नहीं हुआ हो। तेज़ बारिश में आज आए थे पिता, चुपचाप बैठ गए थे बगल वाली सीट पर। मूसलाधार बारिश में कुछ भी कहाँ देख पा रहा था मैं। थाम रहे थे पिता असंतुलित होते स्टीयरिंग को। थाम रहे थे पिता असंतुलित होते स्टीयरिंग को। पहुंचा जब घर तो कहा माँ ने, पहुंचा जब घर तो कहा माँ ने, बेटा तुम ठीक तो हो ना, बेटा तुम ठीक तो हो ना। अच्छा याद है तुम्हें, अच्छा याद है तुम्हें, आज पिता का दिन है। अच्छा याद है तुम्हें, आज पिता का दिन है। तो ये ऐसा अनुभव पिछले 2 वर्ष पहले इस प्रकार का हुआ था और ये लगता है कि हर समय मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पंक्तियाँ जो पिता को ही समर्पित हैं, लेकिन विनोद विट्ठल साहब की जो मेरे पसंदीदा कवि हैं, तो वो जो पंक्तियाँ हैं बड़ी पास नज़र आती हैं, बहुत नज़दीक लगती हैं, जैसे शायद हमने खुद ने लिखी हों, हमने खुद देखी हैं ये चीज़ें। ये आप महसूस करेंगे, मैं ज़्यादा उद्धृत नहीं करता। पिता का चश्मा, अलग अलग शेड्स हैं कुछ पंक्तियों में, 2-2 पंक्तियों में। जब वे नहीं हैं कह रही है बहन, जब वे नहीं हैं कह रही है बहन, पिता चश्मे से देखते ही नहीं थे, पिता चश्मे से देखते ही नहीं थे, महसूस भी करते थे। पिता चश्मे से देखते ही नहीं थे, महसूस भी करते थे। कुछ और पंक्तियाँ सुनिएगा चश्मे के हवाले से ही पिता को देखते हुए। उसे पहनना चाहता हूँ फिर से घर देखने के लिए, उसे पहनना चाहता हूँ फिर से घर देखने के लिए। एक और शेड देखिए, जीवनलाल चश्मा साज कहता है, न वे गिरे न उनका चश्मा, न वे गिरे न उनका चश्मा। और एक कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द ही कहूँगा, उनसे कितनी गहरी बात लिखते हैं वो विनोद विट्ठल साहब। भीतर कितने चश्मे थे पिता के, भीतर कितने चश्मे थे पिता के। और अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा, बिना चश्मे पिता की शक्ल याद नहीं आती कोई, बिना चश्मे पिता की शक्ल याद नहीं आती कोई, फ़ोटो भी नहीं पिता ने कभी आँख नहीं दिखाई, पिता ने कभी आँख नहीं दिखाई। और विनोद विट्ठल साहब की पंक्तियाँ हैं, वे लौटते हैं लेकिन दिखते नहीं, बोलते हैं बिना ध्वनि और स्वर के, मैं नहीं कह सकता पहले क्या होता है, मेरा ये कहना पिता यूं करते, या उनका मुझ में लौट आना, या उनका मुझ में लौट आना। तो ये सारी बातें जो शायद कहीं ना कहीं महसूस होती हैं, और पिता के जाने के बाद जिन्होंने अगर इस तरह से महसूस किया है कभी, तो वो समझ सकते हैं। और कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, और इसके बाद मैं जो पंक्तियाँ कुछ पिता पुत्र के संबंध पर आजकल के दौर में क्या है उस तरह से भी उस लिहाज से भी देखिएगा। निकलते थे पिता घर से अल सुबह ही, निकलते थे पिता अल सुबह ही, बेटे के उठने से पहले, निकलते थे पिता घर से अल सुबह ही, बेटे के उठने से पहले, और लौटते थे घर देर से, और लौटते थे घर देर से, सोता नहीं था बेटा, सोता नहीं था बेटा पिता के आने तक, जानता था लाएंगे पिता कुछ ना कुछ वास्ते उसके, जानता था लाएंगे पिता कुछ ना कुछ वास्ते उसके। अब हो गया है बेटा बड़ा, अब हो गया है बेटा बड़ा, करवटें बदलते हैं पिता, करवटें बदलते हैं पिता घड़ी की टिक टिक पर, करवटें बदलते हैं पिता घड़ी की टिक टिक पर, और सोते नहीं बेटे के घर लौट। में कविता में समझने की बात है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और इसी तरह की एक बात
झोला भर थकान शीर्षक से कविता है। देखिएगा, खाने का डब्बा और मुट्ठी भर इच्छाएं लिए निकलता है रोज़ सुबह। खाने का डब्बा और मुट्ठी भर इच्छाएं लिए निकलता है रोज़ सुबह। वो बनाता है लोकल में जैसे तैसे खड़े होने की थोड़ी बहुत जगह। वो बनाता है लोकल में खड़े होने की जैसे तैसे खड़े होने की थोड़ी बहुत जगह। जद्दोजहद के बाद दिन भर की, जद्दोजहद के बाद दिन भर की, लौटता है शाम को देर से, लौटता है शाम को देर से। बच्चा करता है इंतज़ार खिड़की पर, बच्चा करता है इंतज़ार खिड़की पर। देखकर उसको भूल जाता है वो सारे दुख और टांग देता है खूंटी पर झोला भर थकान, और टांग देता है खूंटी पर झोला भर थकान। तो ये एक पिता ही समझ सकते हैं ये संवेदनाएं। और ये कोरोना काल जो दूसरी लहर, हम सब ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ हमारे ऊपर बीता भी है। और इस दौर में दूसरी लहर में मैं भी संक्रमित हुआ और काफ़ी समय लगा, महीना भर लग गया। काफ़ी बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिज़िकली, और थोड़ा मानसिक भी करना पड़ता है। कोरोना कोविड की अगर बात करते हैं, इस बारे में अब सब जानकारी सभी को है। तो इसी दौर में दोस्तों ने, मित्रों ने, परिवारजनों ने जिस प्रकार हौसला बढ़ाया और जैसी चीज़ें रही, तो उन्हीं को पंक्तियों में कुछ पिरोया है। किसी ने दुआ की, किसी ने सलाम रखा, किसी ने दुआ की, किसी ने सलाम रखा। किसी ने मांगी मन्नत, किसी ने मांगी मन्नत, तो किसी ने उपवास रखा। मुश्किल बहुत था दौर वबा का, मुश्किल बहुत था दौर वबा का। सब ने अपने अपने ढंग से, सब ने अपने अपने ढंग से मेरा ख्याल रखा, सब ने अपने अपने ढंग से मेरा ख्याल रखा। और ये जो नाजुक है, अभी भी ये मसला है कि कह रहे हैं कि बड़ा नाजुक दौर है। तो ये दौर जो नाजुक है, इस दौर को देखते हुए हम हौसला तो नहीं तोड़ सकते अपना, और उम्मीद अच्छे पलों की करते हैं। इसी हवाले से कुछ पंक्तियाँ जो है करता हूँ आपकी नज़र जो है। वक्त बहुत नाजुक है मगर उम्मीद बरकरार, वक्त बहुत नाजुक है मगर उम्मीद बरकरार। किसी दिन होगी अच्छी एक तस्वीर। वक्त बहुत नाजुक है मगर उम्मीद बरकरार। किसी दिन होगी अच्छी एक तस्वीर, जहां होंगे फिर से खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे और देर तक खुले बाज़ार। अभी परमिशन धीरे धीरे बढ़ रही है, 4 बजे से 6 बजे हो सकती है। खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे और देर तक खुले बाज़ार, और हाँ बचा रहेगा। बाज़ार तो खुल जाएंगे, वो एक बाज़ार का परिवेश है, वो आप समझ जाएंगे अगली पंक्तियों में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देर तक खुले बाज़ार, और हाँ बचा रहेगा कहीं ना कहीं किसी कोने में थोड़ा बहुत प्यार, और बचा रहेगा किसी कोने में थोड़ा बहुत प्यार। बाज़ार की उसमें ना खो जाइएगा, वो प्यार तत्व को तो बचाए रखिएगा, प्रेम तत्व को। और इसी हवाले से जब हम सारी न्यूज़ समाचार सुनते हैं और सारी बातें हैं, जब विस्थापित होना पड़ता है काम के सिलसिले में या और त्रासदियों में, कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग समर्थ हैं, कुछ लोगों के पास वैसे ज़रिए नहीं हैं, तो उनके साथ क्या बीतती है ऐसी महामारी में या इस प्रकार की सब चीज़ों में। तो सुनिएगा, काम के सिलसिले में विस्थापित होते हुए एक शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, कभी दिहाड़ी पे या 2 देशों के मध्य युद्ध की त्रासदी में, किसी शरणार्थी कैंप में हज़ारों हज़ार की संख्या में, रोज़ बुझती हुई ज़िंदगी के बावजूद खुद में लड़ने की हिम्मत बांधते हुए, फिर हैं नए डर के साए में, कोरोना के हवाले से फिर हैं नए डर के साए में, कि कोई नज़दीक आकर उनमें शामिल होकर, कोई नज़दीक आकर उनमें शामिल होकर दे जाएगा अनजान रोग। तुम और मैं क्या जान पाएंगे ज़िंदगी और मौत, तुम और मैं क्या जान पाएंगे ज़िंदगी और मौत। तो उन लोगों ने बहुत करीब से देखा है जो विस्थापित होते हैं और जिनकी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं,
उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। और अब मैं अपने नाम के हवाले से, जो मेरी पहले संग्रह से एक कविता है घने कोहरे के बाद में से, तो आकाश हूँ मैं, उसी शीर्षक से जो कविता है आपके समक्ष रखता हूँ। आकाश हूँ मैं सुदूर अनंत तक फैला हुआ, आकाश हूँ मैं सुदूर अनंत तक फैला हुआ, करता हूँ बस बात प्रेम की, करता हूँ बस बात प्रेम की। समंदर पर भी रंग है नीला मेरा, समंदर पर भी है रंग नीला मेरा। आती हैं ऋतुएं प्रेम करने मुझसे, आती हैं ऋतुएं प्रेम करने मुझसे। दिन में सूरज उभर कर मस्तक पर मेरे, दिन में सूरज उभर कर मस्तक पर मेरे फैलाता है रोशनी। रात को अंधेरे में, रात को अंधेरे में बैठ कर गोद में मेरी, रात को अंधेरे में बैठ कर गोद में मेरी। चांद देता है शीतल चांदनी, उमड़ कर मेघ भी करते हैं स्नेह मुझसे, उमड़ कर मेघ भी करते हैं स्नेह मुझसे। बरसाते हैं नेह धरा पर, बरसने के बाद पानी निकल आता है इंद्रधनुष मेरे सीने में, निकल आता है इंद्रधनुष मेरे सीने में। बिखेरता है छटा सात रंगों की, परिंदे भरते हैं उड़ान मुझ में, परिंदे भरते हैं उड़ान मुझ में। आकाश हूँ मैं करता हूँ बस बात प्रेम की, आकाश हूँ मैं करता हूँ बस बात प्रेम की। तो ये ऋतुओं के हवाले से, प्रेम के हवाले से कुछ बात मैं कहना चाह रहा था और आपके समक्ष। और अब कुछ बात आज की संवेदनाएं जो ख़त्म होती नज़र आती हैं, उस हवाले से कुछ कविताएं आपके समक्ष। अलग अलग अगेन शेड्स हैं, दुनिया को देखने के नज़रिए हैं, किस किस तरह से ऑब्जर्वेशनल थिंग्स मैं कहूँगा जो हम देखते हैं कवि होने के हवाले से, संवेदनशील होने के हवाले से। अलग अलग कमरों में शीर्षक कविता का। धीरे धीरे बन रही हैं इतिहास बहुत सी चीज़ें, धीरे धीरे बन रही हैं इतिहास बहुत सी चीज़ें। रह गए हैं अवशेष सभ्यताओं के, रह गए हैं अवशेष सभ्यताओं के। बदल रहे हैं सारे जंगल और खेत कंक्रीट के विशाल भवनों में, बदल रहे हैं सारे जंगल और खेत कंक्रीट के विशाल भवनों में। और सिमटती जा रही है ज़िंदगी अलग अलग कमरों में, और सिमटती जा रही है ज़िंदगी अलग अलग कमरों में। तो ये जो है अलग अलग कमरों में, एक घर में कई घर जो दिखाई देते हैं, वो सिलसिला है। और इसी तरह की और बात अगर मैं आपसे करूं तो झूठ सच एक कविता जो मैं कह सकता हूं, मेरी सिग्नेचर कविता जिसको मैं कहता हूं, और इस पर मैं बात करूंगा झूठ सच शीर्षक से। तो झूठ कहते हो तुम कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ कहते हो तुम कि झूठ के पाँव नहीं होते। रोज़ चला आता है झूठ दरवाजे पर मेरे, झूठ कहते हो तुम कि झूठ के पाँव नहीं होते। रोज़ चला आता है झूठ दरवाजे पर मेरे, और पूछता है मुझसे सच कहाँ है, और पूछता है मुझसे सच कहाँ है। झूठ कह देता हूँ मैं भी, झूठ कह देता हूँ मैं भी कि सच कई दिन से घर नहीं लौटा है, कि सच कई दिन से घर नहीं लौटा है। बचा कर रखना तुम भी अपने अधमरे सच को, बचा कर रखना तुम भी अपने अधमरे सच को। क्योंकि घोटने को गला, क्योंकि घोटने को गला सच का। झूठ गली में रोज़ घूमता है, झूठ गली में रोज़ घूमता है। तो ये झूठ सच की बात है। अब वो झूठ अगर हम कहें कि आदमी है या हालात हैं, वो आप उस पर छोड़ दें अपने विवेक पर। और गुनहगार एक किस किस तरह की दुनिया में लोग हैं वो आप समझ जाएंगे इस कविता के माध्यम से। गुनहगार कौन है, गुनहगार वो आप खुद ही समझिएगा। शहर में चली हैं गोलियां, बिखरी पड़ी हैं सड़क पर लाशें, शहर में चली हैं गोलियां, बिखरी पड़ी हैं सड़क पर लाशें। पसर गया है सन्नाटा चारों तरफ, पसर गया है सन्नाटा चारों तरफ। और बच्चे सहम कर लिपट गए हैं माँ से, बच्चे सहम कर लिपट गए हैं माँ से। आए हैं अब बस्ती में,
काली रात के गुनाहगार। आए हैं अब बस्ती में काली रात के गुनाहगार, पहनकर सफ़ेद कपड़े, पहनकर सफ़ेद कपड़े, बांटने हमदर्दी और कुछ पैसे, बांटने हमदर्दी और कुछ पैसे। तो आप समझ गए होंगे किस और इशारा है। अब सियासत की ओर था। फ़र्क नहीं पड़ता एक शीर्षक कविता का, और किसे फ़र्क नहीं पड़ता वो देखिएगा। बड़ा शहर लंबी चौड़ी सड़कें, बड़ा शहर लंबी चौड़ी सड़कें, सरपट दौड़ती गाड़ियाँ, चली गई हादसे में फिर एक ज़िंदगी, चली गई हादसे में फिर एक ज़िंदगी। गया है इस बार कॉलोनी का जवान लड़का, पड़ोस के घरों को नहीं पड़ता फ़र्क कोई, पड़ोस के घरों को नहीं पड़ता फ़र्क कोई। क्या और क्यों हुआ, क्या और क्यों हुआ नहीं जानते वे, नहीं जानते वे। रहता है कौन सातवें आठवें घर में, रहता है कौन सातवें आठवें घर में। तो ये आजकल का मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनके हालात हैं, और बड़े शहरों की तरफ हम भी अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हालात आने वाले समय में शायद ज़्यादा होंगे। और जब बात चली क्वारंटीन होने की, आइसोलेशन की, इस पर विनोद विट्ठल साहब की बड़ी बेहतरीन कविताएं देखने को मिलती हैं। मैं मिला नहीं उनसे, फ़ोन के माध्यम से या लाइव ही देखा है, लेकिन उनकी कविताएं जो पढ़ने में आती हैं इस वजह से मुतासिर हूँ बहुत। तो आइसोलेशन मेरी एक कविता सुनिएगा। मुद्रास्फीति की दर गिरने, मुद्रास्फीति की दर गिरने और एक आदमखोर की फिर शिकार हुई लड़की के बारे में, मुद्रास्फीति की दर गिरने और एक आदमखोर की फिर शिकार हुई लड़की के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने और समाचार पढ़ने वाले अत्यंत संवेदनशील समाचार वाचकों को देखने सुनने, अत्यंत संवेदनशील समाचार वाचकों को देखने सुनने, चाय के बहुत से प्याले पीने के साथ, विभिन्न ऐप्स आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, विभिन्न ऐप्स के इस्तेमाल के साथ वर्क फ्रॉम होम करते हुए, कभी पाब्लो एस्कोबार की कहानी से गुजरते हुए, आप जानते होंगे पाब्लो एस्कोबार, कुछ लोग जानते होंगे, कहानी से गुजरते हुए, तो कभी दुनिया की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को निहारते हुए, बेलय समय में अपनी लय को बरकरार रखने की अंतिम कोशिश में हज़ारों हज़ार डेटा खर्च कर चुके, आगे आने वाली EMI को चुकाने की चिंता में कई महीनों से बहुत से बिना किसी बीमारी के हैं आइसोलेशन में, बिना किसी बीमारी के हैं आइसोलेशन में। तो ये आइसोलेशन कहाँ तक लेकर गया है, ये 2 साल जो हैं वो आप समझ सकते हैं। और कुछ भ्रम दुनिया में बना रहता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते भी हैं जिनका शायद इतना प्रभाव होता होगा कि वो कुछ कर सकते हैं। तो सुनिएगा कविता, वो आदमी शीर्षक से। मेरे होने के सच से, मेरे होने के सच से बड़ा है उसके होने का सच, मेरे होने के सच से बड़ा है उसके होने का सच। हूँ मैं और है वो भी, हूँ मैं और है वो भी, है वो लंबे कद का आदमी, है वो लंबे कद का आदमी, दबाता है अपने मजबूत हाथों से, दबाता है अपने मजबूत हाथों से, रौंदता पैरों तले हर वजूद को, रौंदता पैरों तले हर वजूद को, यूं मेरे होने के सच को, यूं मेरे होने के सच को झूठ में बदलता है हर बार, झूठ में बदलता है हर बार वो आदमी। तो ये दुनिया में इस प्रकार के किसी तरह के प्रभाव के, वो पैसा या पावर या जो आप समझते हैं, देखने को मिलती हैं चीज़ें अक्सर। अब कुछ तस्वीरें जो आजकल हम भी पोस्ट करते हैं, बनावटी तस्वीरें, तो तस्वीरों के साथ लिखने का शगल भी है, बहुत कुछ हम भी लिखते हैं, पंक्तियाँ सभी लिखते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से या जो बात लिखने की है उस माध्यम से कविता को सुनिएगा। बनावटी तस्वीरें शीर्षक है कविता का। तो करते हैं प्रेम लोग मुझसे,
या केवल मेरे आवरण से? करते हैं प्रेम लोग मुझसे या केवल मेरे आवरण से? मुश्किल है जानना, निहारते रहते हैं तस्वीरें मेरी, निहारते रहते हैं तस्वीरें मेरी। करते हैं लाइक एक ही क्लिक में, करते हैं लाइक एक ही क्लिक में। नकारते हैं मेरे लिखे हुए सच को, नकारते हैं मेरे लिखे हुए सच को। मान लेते हैं बनावटी तस्वीरों को सच, मान लेते हैं बनावटी तस्वीरों को सच। तो आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस और हैं जो आप ब्यूटिफिकेशन, और मैं तो खैर इतना परिचित नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, सुना है। तो अब एक और संवेदना की बात देखते हैं। हमारी दादी नानी के हवाले से बात कर रहा हूँ, और आज के दौर में वो दादी नानी की क्या हालात हैं वो देखिएगा। स्वेटर जो शीर्षक है कविता का। पड़ोस के घर में रहती है अकेली बूढ़ी औरत, पड़ोस के घर में रहती है अकेली बूढ़ी औरत। विदेश में है इकलौता बेटा जिसका, हर साल उधेड़ कर बनाती है पुरानी ऊन का गोला, हर साल उधेड़ कर बनाती है पुरानी ऊन का गोला, और खरीद लाती है नया ऊन का गोला। साल दर साल बढ़ते रहते हैं ये ऊन के गोले। सोचती है बुनते हुए स्वेटर, सोचती है बुढ़िया, बुनते हुए स्वेटर सोचती है बुढ़िया। ज़रूर आएगा वो जिसके लिए बुन रही हूँ मैं ये स्वेटर, ज़रूर आएगा वो जिसके लिए बुन रही हूँ मैं ये स्वेटर। तो ये आने का इंतज़ार, सिलसिला कब तक जारी रहेगा आप जान सकते हैं। और एक उम्मीद और हालात दोनों को उद्धृत करती हुई कविता देखिएगा। उम्मीद भी कहीं नज़र आती है और कुछ हालात भी दिखते हैं। कल की तस्वीर शीर्षक है। गरीब की बेटी, गरीब की बेटी बैठी है चूल्हे के पास, गरीब की बेटी बैठी है चूल्हे के पास। पकाती है माँ दाल वाला पानी, पकाती है माँ दाल वाला पानी। बचे खुचे आटे की रोटियाँ बाहर आंगन की मिट्टी में खेल रहे बेटे में। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बाहर आंगन की मिट्टी में खेल रहे बेटे में थककर लौटा वो, थककर लौटा वो देखता है आने वाले कल की तस्वीर, देखता है आने वाले कल की तस्वीर। तो ये वही मसला है कि कल की तस्वीर भी किस में देखी जा रही है, वो आप समझ गए हैं कि बेटी जो है चूल्हे के पास है और जो बेटा है, शायद इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो हम जितनी सुविधाओं में जी रहे हैं, फैसिलिटीज़ में जी रहे हैं, हर तरह की सुविधा हमारे पास मौजूद है, फिर भी कभी एक दौर आएगा, चाहे इसको आप कहें टाइम जोन के उस पार जाकर देखने वाली बात है, कि शायद कोई ऐसा दूसरा ग्रह है जहाँ पर कोई लोग रहते होंगे, वो ऐसी बात करते होंगे। तो उस हवाले से देख लीजिएगा भले ही। उदास ग्रह के लोग शीर्षक है कविता का। उस उदास ग्रह पर बहुत से उदास लोग थे, उस उदास ग्रह पर बहुत से उदास लोग थे, रहते थे जो उदास घरों में। उस उदास ग्रह पर बहुत से उदास लोग थे, रहते थे जो उदास घरों में। चलाते थे उदास गाड़ियाँ, चलाते थे उदास गाड़ियाँ उदास सड़कों पर, हाथों में उदास डिवाइस लिए। करते थे एक दूसरे से उदास बातें, उदासी वाले डब्बे में गर्म करके खाते थे उदास खाना। जाते थे उदास दुकानों में, सोचते थे खरीद रहे हैं खुशी का सामान। खरीद लाते थे महंगे दामों में वे दुनिया भर की उदासी। कई दिनों तक उदास होने को आलीशान ऑफिस में उदास फाइलों में खुशी की तलाश में पलटते थे रोज़ उदासी। कभी जाते थे भीड़ में ढूंढने खुशी, फिर अकेले होकर उदास होने के लिए। बहुत कुछ होने के बावजूद वे रहते थे उदास, कुछ होने के बावजूद वे रहते थे उदास। हाँ, कुछ ऐसे थे उस उदास ग्रह के लोग, हाँ कुछ ऐसे थे उस उदास ग्रह के लोग। अब गौर फरमाइएगा। सुना रहा था वो, सुना रहा था वो कहानी अपने बच्चों को, सुना रहा था वो कहानी अपने बच्चों को।
जिस पर शायद यकीन नहीं आया होगा तुम्हें, जिस पर शायद यकीन नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ग्रह से बहुत दूर है उसका ग्रह, क्योंकि तुम्हारे ग्रह से बहुत दूर है उसका ग्रह। क्या शेष है कुछ भी तुम्हारे ग्रह पर, क्या शेष है कुछ भी तुम्हारे ग्रह पर, और देखना क्या उदासी भी शेष है वहाँ, क्या उदासी भी शेष है वहाँ। और कुछ जो लोग होते हैं वो खुद को जो है ईश्वर मानने की गलती करने लगते हैं। वो सियासत के हवाले से देखें या किसी और हवाले से देखें, हम तो निर्णय करेंगे वे। कविता का शीर्षक है, सुनिएगा। मत दिखाओ आईना, ये पलटकर नोच लेते हैं वजूद, पसंद आते हैं इन्हें झूठ से लिपे पुते चेहरे, घिसे पिटे नियम कायदों पर चलना दस्तूर है इनका। सच कहना तुम बंद कर दी जाएगी आवाज़, सच कहना तुम बंद कर दी जाएगी आवाज़, और पकड़ी जो कलम तो काटेंगे हाथ, या फिर करेंगे निर्णय जीवन और मृत्यु का। जैसे देने आए हों उन्हें आदेश, जैसे देने आए हों उन्हें आदेश स्वयं ईश्वर, उन्हें आदेश स्वयं ईश्वर। और एक और बात देख लीजिएगा, कुछ निर्जीव चीज़ें जो हैं वो भी कई बार इशारा करती हैं और बातें भी करती हैं, उस हवाले से बात को देखिएगा। मलिन तो बात कर रहे थे बाहर तार पर सूखते कपड़े, पूछा सफ़ेद बुशर्ट ने पास टंगी काली पैंट से, सर्फ और साबुन से रगड़कर फिर अच्छे से आयरन पहन रहे हैं वे हमें रोज़, भला क्यों, क्या तुम जानती हो। जवाब में पैंट, हाँ साफ सुथरे करते हुए वो मलिन धारण कर हमें करते हैं तन के साथ, धारण कर हमें करते हैं तन के साथ बेशर्मी को ढकने का प्रयास, बेशर्मी को ढकने का प्रयास। और जो आजकल का, फिर मैं उसी हवाले से बात करूँगा, जो सुख सुविधाएं और जितनी तरह की चीज़ें हैं उसको देखते हुए कि क्या है ज़िंदगी। ज़िंदगी हमें जो है बहुत सारी चीज़ों की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं अगर हम लग्जरी में जी रहे हैं तो वही ज़िंदगी है। तो उसी हवाले से देखिएगा क्या है ज़िंदगी शीर्षक जो कविता का। असीमित संसाधनों से लैस चलते हुए सूट बूट में, बड़ी गाड़ियों में बैठने के शौकीन, सेंसेक्स पर गड़ाए नज़र करते रहते हैं टाई की नोट को सीधा, कॉफ़ी के 2 घूंट के साथ नाक पर गिरे हुए क्रिजेल लेंस वाले चश्मे से देखते हुए बहुत से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें क्या पता क्या है ज़िंदगी, तुम्हें क्या पता क्या है ज़िंदगी, तुम बस पियो वही थड़ी की चाय और पहनो रफू हुई पैंट और आधे टूटे बटन वाली बुशर्ट। तो ये हो सकता है किस पर क्या किसका कटाक्ष है वो तो समझ जाएं आप। और कुछ बात कवियों के हवाले से, हमारे समाज के हवाले से, कवि समाज के हवाले से, अपनी शर्तों पर जो शीर्षक है उस नज़र से रखता हूँ आपके सामने। नहीं समझेंगे वे आवारगी लिए मिलता रहूँगा कुछ कुछ अपने जैसों से, नहीं समझेंगे वे आवारगी लिए मिलता रहूँगा कुछ कुछ अपने जैसों से, करते रहेंगे वे टीका टिप्पणी, करते रहेंगे वे टीका टिप्पणी, फक्कड़ फ़कीरी में जीते हुए ज़िंदगी, फक्कड़ फ़कीरी में जीते हुए ज़िंदगी, अपने तौर तरीके से चाय के खुल्लड़ और टुकड़े भर कागज़ पर तुम्हारी लिखी नई कविता पर, चाय के खुल्लड़ और टुकड़े भर कागज़ पर तुम्हारी लिखी नई कविता पर लंबी बहस के साथ फिर मैं जीऊँगा जिसे जीने का ख्वाब भी, फिर मैं जीऊँगा जिसे जीने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहते वे या फिर नहीं देख पाते। हाँ बेबाक हूँ सनकी हूँ, हाँ बेबाक हूँ सनकी हूँ, रहूँगा परंतु जीऊँगा
अपनी शर्तों पर, परंतु जीऊँगा अपनी शर्तों पर। तो ये कुछ बात इस कवि समाज के हवाले से। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, तो एक बार वो दोस्तों को भी कवि समाज सबसे पहले जो शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। और जोग सिंह जी पटियाला से आई थिंक जुड़े हैं, रमेश सुथार जी और ओम पारिक जी, अंशुपाल जी, बहुत सारे मित्र भी जुड़े हैं, तो सारे नाम मैं नहीं देख पा रहा अभी। अगली कविता की ओर बढ़ता हूँ। मंटो के हवाले से, मंटो की कहानियाँ पढ़ते हुए कुछ महसूस हुआ, कुछ कहानियों से गुजरना हुआ, और ये जो हालात हैं वो अब तक बने हुए हैं। अगर लड़कियों की, बालिकाओं की बात करें, उस हवाले से देखिएगा, पैदा होने की स्थिति कई जगह पर, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा या भारत में हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी जगह हालात वैसे हैं अभी भी। तो अनचाही शीर्षक जो कविता है, सर्द रात में गीले कपड़े में लपेट कर फेंकी गई वो अनचाही। ये मंटो की एक कहानी के हवाले से ही है। सर्द रात में गीले कपड़े में लपेट कर फेंकी गई वो अनचाही, जो मिली किनारे सड़क के, जो मिली किनारे सड़क के, जिंदा है अब तक, जिंदा है अब तक, लगती है बेहद खूबसूरत, लगती है बेहद खूबसूरत। तो उसकी खूबसूरती को किसने गौर किया? फेंकी गई। और खोज जो है वो जारी रहती है। अब इसको आध्यात्म की तरफ ले जाएं या कविता की तरफ ले जाएं, जो भी है, किस तरह की खोज अपने खुद की तरफ ले जाएं, वो खोज जो है वो देखिएगा। आधे अधूरे से पूरे की तरफ, आधे अधूरे से पूरे की तरफ, फिर पूरे से अधूरे की तरफ, आधे अधूरे से पूरे की तरफ, फिर पूरे से अधूरे की तरफ, जानकर पता फिर लापता होना, जानकर पता फिर लापता होना, अनंत से शून्य तो कभी शून्य से अनंत, अनंत से शून्य तो कभी शून्य से अनंत। हाँ यूं अपने भीतर, हाँ यूं अपने भीतर और भीतर फिर से उतरना होगा, फिर से उतरना होगा, खोजने को उसे। अब आप समझ गए होंगे इशारा, खोजने को उसे एकांत जंगल में, खोजने को उसे एकांत जंगल में। तो ये एक थोड़ा सा गहरी बात थी, जो अब कुछ और कविताएं जो बचपन की, और शायद कुछ एक कविता जो मैं आपके हवाले करना चाहूँगा। भाई बहन सभी हैं, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और आज के दौर में वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही हैं चीज़ें, वो मिलना, चाहे दूरियां थी, मिलने जाया करते थे। तो सुनिएगा, चचेरे भाई बहन कविता का शीर्षक। दिन पुराने आते हैं जब भी याद, दिन पुराने आते हैं जब भी याद, हल्की मुस्कान के साथ नम हो जाती हैं आँखें, हल्की मुस्कान के साथ नम हो जाती हैं आँखें। याद आता है चाचा के साथ वो रोडवेज की बस का सफ़र, याद आता है चाचा के साथ वो रोडवेज की बस का सफ़र, और पिता का साथ पुरानी तंग गली वाली कॉलोनी में अमरूद के पेड़ वाला घर। देखना घर के सामने से निकलती रेलगाड़ी को, देखना घर के सामने से निकलती रेलगाड़ी को, खुशी से बांटना बहुत सी चीज़ें भाई बहन के साथ, खुशी से बांटना बहुत सी चीज़ें भाई बहन के साथ। बचपना था, बचपना था, हो गया हूँ मैं बड़ा, बचपना था, हो गया हूँ मैं बड़ा, रोडवेज की बस अब नहीं सुहाती, रोडवेज की बस अब नहीं सुहाती, बदल लिया है चाचा ने अपना घर, छूट गया है पिता का साथ, और होता है अब, और होता है अब चचेरे भाई बहन से यदा कदा संवाद, और होता है अब चचेरे भाई बहन से यदा कदा संवाद। अब बहुत सारी संजीदा कविताएं, कुछ और भी संजीदा ही आएंगी, लेकिन कुछ प्रेम की बात भी करनी ज़रूरी है। तो गुलमोहर उदास है मेरी सबसे पसंदीदा कविता जो है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लौटाओ तुम कि घर सूना और कमरे का हर कोना वीरान है, लौटाओ तुम कि घर सूना
और कमरे का हर कोना वीरान है, मैं तो बसर कर लेता हूँ ज़िंदगी। लौटाओ तुम कि घर सूना और कमरे का हर कोना वीरान है, मैं तो बसर कर लेता हूँ ज़िंदगी तुम्हारे ख़तों और तस्वीरों वाले बक्से को टटोल कर। मैं तो बसर कर लेता हूँ ज़िंदगी तुम्हारे ख़तों और तस्वीरों वाले बक्से को टटोल कर। पर घर के बागीचे में लगा, पर घर के बागीचे में लगा गुलमोहर उदास है, पर घर के बागीचे में लगा गुलमोहर उदास है। और एक बात, स्त्री मन की, एक महिला के नाते प्रेम को देखने का नज़रिया क्या हो सकता है, उस पर बहुत लोगों को आपत्ति भी रहती है, तो वो देख लेते हैं। पुरानी लाल डायरी एक कविता। पुरानी लाल डायरी में दर्ज हैं बहुत से छोटे बड़े किस्से। पुरानी लाल डायरी में दर्ज हैं बहुत से छोटे बड़े किस्से। भोर की पहली किरण, कॉलेज का वो पहला दिन। भोर की वो पहली किरण, कॉलेज का वो, भोर की पहली किरण, कॉलेज का वो पहला दिन। उसके और मेरे मिलने की वह प्रेम से भरी सारी शामें। उसके और मेरे मिलने की प्रेम से भरी सारी शामें। छूट गया है पीछे सब कुछ, छूट गया है पीछे सब कुछ, बदल गई हूँ मैं। छूट गया है पीछे सब कुछ, बदल गई हूँ मैं। समय के साथ पलटती हूँ, समय के साथ पलटती हूँ डायरी के पन्ने। फिर बंद कर रख देती हूँ, फिर बंद कर रख देती हूँ। करती हूँ इंतज़ार, करती हूँ इंतज़ार स्कूल से लौटते बच्चों का। करती हूँ इंतज़ार स्कूल से लौटते बच्चों का। तो ये एक नज़रिया है। अब इसी हवाले से एक और कविता देखिएगा, हाथों की लकीरें। खुश हो जाती है वो मुस्कुराहटों भरी मेरी कुछ नई पुरानी तस्वीरें देखकर। खुश हो जाती है वो मेरी, खुश आ जाती है वो मुस्कुराहटों से भरी मेरी कुछ नई पुरानी तस्वीरें देखकर। तसल्ली देती है खुद को, तसल्ली देती है खुद को। खत पुराने और कमरे में, खत पुराने और कमरे में रखी मेरी कुछ चीज़ें देखकर। फिर अनायास ही निकल आती है इन सब से बाहर, फिर अनायास ही निकल आती है इन सब से बाहर। और भूल जाती है मुझे, और भूल जाती है मुझे अपने हाथों की लकीरें देखकर। और भूल जाती है मुझे अपने हाथों की लकीरें देखकर। और जितेंद्र थानवी जी शुक्रिया। और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके मैं कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रहा हूँ, वही देख रहा हूँ अभी। और नेमाराम जी शुक्रिया, मनीष सोनी जी, माधवी जी, संगीता जी और बलवंत, अरुण बारल, सभी तमाम दोस्त जो जुड़े हैं। अभी 2 डिवाइस जो है तकनीक का इस्तेमाल। तो परिभाषा प्रेम की, प्रेम के हवाले फिर बात रखते हैं। परिभाषा प्रेम की जो उन्वान है कविता का, बिन बोले खुद से ही सब कुछ कहना। बिन बोले खुद से ही सब कुछ कहना, भूलते हुए तुम्हें। बिन बोले खुद से ही सब कुछ कहना, भूलते हुए तुम्हें। बिस्तर पर तुम्हारी याद की बदलना करवटें, बिस्तर पर तुम्हारी याद की बदलना करवटें। और ख्वाब में प्रेम कविताओं की पढ़ना किताब, और ख्वाब में प्रेम कविताओं की पढ़ना किताब। हाँ मेरी समझ में प्रेम बस इतना ही, हाँ मेरी समझ में प्रेम बस इतना ही। और प्रेम के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो इसी हवाले से एक नाम और याद आता है, प्रेम तन्मय जी। बेहतरीन कवि, प्रेम पर अच्छी कविताएं लिखते हैं, जो अभी बेंगलोर में है, जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और तमाम नाम जो जोधपुर में, डॉक्टर पद्मजा शर्मा, शीन काफ निज़ाम साहब जिनके सामने पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर आयदन भाटी साहब, ऐसे तमाम नाम। और गंगानगर में अगर बात करूं, डॉक्टर किशन कुमार आशु साहब, संदेश त्यागी जी, तो ऐसे विविध नाम हैं जो कि हर तरह से उनसे किसी न किसी तरह से जुड़ाव है। तो अब बात फिर मैं कविता की ओर ले जाता हूं। लिखते रहना प्रेम जो है कविता का शीर्षक। अभिव्यक्त करना नहीं आया मुझे कभी प्रेम को, अभिव्यक्त करना नहीं आया मुझे कभी प्रेम को। तो खूबसूरत मुस्कुराते शब्दों को समेट कर
तो खूबसूरत मुस्कुराते शब्दों को समेट कर उकेर दिया कागज़ पर। समझ आ रहा था सब कुछ उसे, समझ आ रहा था सब कुछ उसे। कहा उसने केवल इतना, भले ही ख़त्म हो जाऊं मैं। कहा उसने भले ही ख़त्म हो जाऊं मैं, तुम बस लिखते रहना प्रेम, और हो जाऊंगी मैं फिर से ज़िंदा, और हो जाऊंगी मैं फिर से ज़िंदा तुम्हारी कविताओं में, और हो जाऊंगी मैं फिर से ज़िंदा तुम्हारी कविताओं में। तो ये कुछ प्रेम कविताएं, और जैसा मुझे आदेश हुआ है कि जो है 6 से 7 बजे, और उससे अगर ज़्यादा समय भी अगर लेना चाहें, कुछ थोड़ी प्रेम पर कविताएं जो हैं मैं आपसे और साझा करना चाहूँगा। नए संग्रह से जो नज़में थी फिर किसी ख्वाब में, उनमें से कुछ कविताएं या नज़में जो हैं आपके समक्ष रखता हूँ। और इस बीच बहुत सारे कमेंट्स जो है मैं देख नहीं पाया, तो वही देख रहा था। कॉल, अब कुछ शब्दावली जो है आप कहेंगे कि अंग्रेज़ी के शब्द है ऐसा तो इस्तेमाल किए गए हैं। कॉल जो है शीर्षक है कविता का। तुम देना 1 घंटी, ठीक उसी समय मैं दूंगी जवाब तुम्हारे कॉल का। तुम देना 1 घंटी, ठीक उसी समय मैं दूंगी जवाब तुम्हारे कॉल का। पढ़ता रहा वो मैसेज, पढ़ता रहा वो मैसेज, और भूल गया करना कॉल, और भूल गया करना कॉल कई दिनों तक, और भूल गया करना कॉल कई दिनों तक। और कुछ एक कविता है 40 पार के सवाल, वो मैं बाद में आपसे साझा करूँगा। एक और कविता जो हाल ही में लिखी गई, बिल्कुल ताज़ा कविता, ऐलान प्रेम का। तो जैसे जंग का ऐलान होता है, कविता सुनिएगा। उकेर कर पत्थरों पे या पेड़ के तने पर, उकेर कर पत्थरों पे या पेड़ के तने पर खुरच कर लिखा बहुत से प्रेमियों ने। उकेर कर पत्थरों पे या पेड़ के तने पर खुरच कर लिखा बहुत से प्रेमियों ने अपने अपने प्रेमी का नाम। या पहाड़ की चोटी पे पुकारा ऊंची आवाज़ में, या पहाड़ की चोटी पे पुकारा ऊंची आवाज़ में। क्या 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 प्रेम में भी ज़रूरी होता है ऐलान? क्या प्रेम में भी ज़रूरी होता है ऐलान जंग की तरह? क्या प्रेम में भी ज़रूरी होता है ऐलान जंग की तरह? तो अब ये बात आपके हवाले है। और कुछ पंक्तियाँ जो मैं फिर कहूँगा कि मैं शुरुआत में किसी कार्यक्रम में होता हूँ तो सबसे पहले नज़्म के रूप में ये पंक्तियाँ ज़रूर उद्धृत करता हूँ। थोड़ा यकीन कर शीर्षक है, सुनिएगा। मत टाल मेरी हर बात को हंसी में, मत टाल मेरी हर बात को हंसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर। मत टाल मेरी हर बात को हंसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर। बेशक नाम आकाश है मेरा, बेशक नाम आकाश है मेरा, मगर रहता हूँ मैं भी ज़मीन पर, मगर रहता हूँ मैं भी ज़मीन पर। तो ये बात प्रेम के हवाले से ही हुई। और क्योंकि मैं जिस पेशे से आता हूँ, किताबों का दारोमदार रहता है, किताबों से संबंध रहता है, तो 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। पुरानी किताब हूँ शीर्षक है नज़्म का। यूँ तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूँ, यूँ तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूँ, पर सवालों के जवाब में। यूँ तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूँ, पर सवालों के जवाब में आज भी लाजवाब हूँ, पर सवालों के जवाब में आज भी लाजवाब हूँ। ये पंक्तियाँ समर्पित हैं तमाम टीचर्स को। और एक जो तकनीक मैंने कहा, तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल और ये लैपटॉप और ये सारी चीज़ें, तो इस हवाले से कुछ 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। सच नहीं है जो शीर्षक है कविता का, नज़्म का। तकनीक के इस दौर में, तकनीक के इस दौर में मोबाइल है, ख़त नहीं है। आजकल मैसेज करके किसी भी चीज़ को अगर लिखना है, दूर तक पहुंचाना है, तो वही माध्यम है। तकनीक के इस दौर में मोबाइल है, ख़त नहीं है। सच ये है, सच ये है कि सच भी अब सच नहीं है।
सच ये है कि सच भी अब सच नहीं है। तो कुछ छोड़ते हुए कुछ संजीदा कविताओं को अब आता हूँ उसी तरह की कुछ बातों पे जहाँ पर नज़्म की बात भी है और बात शायद इश्क की भी है। हुआ क्या है नज़्म का उन्वान है, पूछा उसने हुआ क्या है कि बताएं क्या। पूछा उसने हुआ क्या है कि बताएं क्या, ना होने से ये सब हुआ है। पूछा उसने हुआ क्या है कि बताएं क्या, ना होने से ये सब हुआ है। पढ़ते हैं हम गालिब को, पढ़ते हैं हम गालिब को, और हाल हमारा मीर जानता है। पढ़ते हैं हम गालिब को और हाल हमारा मीर जानता है। तो ये कुछ बातें हैं और मैं फिर से एक बार दोस्तों को देख लेता हूँ जहाँ पर बहुत सारे दोस्त फिर जुड़े हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। हर बार नए दोस्तों का जुड़ना होता है जिस प्रकार से समय मिल पाता है। तो इश्क के हवाले से, प्रेम के हवाले से कुछ पंक्तियाँ और, आदत जो शीर्षक है उस हवाले से देखिएगा। बिना खोले ही लौटा दिए उस तरफ से आए हुए सारे खत, बिना खोले ही लौटा दिए उस तरफ से आए हुए सारे खत। वजह कुछ खास नहीं थी, वजह कुछ खास नहीं थी, बस बदलनी थी, बस बदलनी थी हिज्र और वस्ल की आदत, बस बदलनी थी हिज्र और वस्ल की आदत। अब कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, हालांकि सभी युवा हैं और उम्र में अगर 50 पार हैं तो भी युवतर हैं शायद, बहुत सारे मित्र जुड़े होंगे। तो बेहतर दुनिया की बात कर रहा हूँ, उस बेहतर दुनिया के हवाले से फिर प्रेम से जोड़िएगा बात को। हाँ के बावजूद उसने कहा था ना, हाँ के बावजूद उसने कहा था ना, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर लगती है उसे दुनिया, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर लगती है उसे दुनिया। तो अब जो प्यार की बात कर रहे हैं मुझसे पुरानी पीढ़ी वाले लोग, हालांकि मैंने कहा ज़्यादा शायद युवतर होंगे वो, तो उनके दौर की बात करते हुए बात करता हूँ। पल भर की दिल लगी है शीर्षक है, उन्वान है इस नज़्म का। बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले, बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले। पल भर की दिल लगी है, पल भर की दिल लगी है। वो ज़माने और थे, वो ज़माने और थे, उम्र भर साथ रहने वाले, वो ज़माने और थे, उम्र भर साथ रहने वाले। तो अभी जो महामारी का समय निकला है, यानी कि वबा जिसको हम महामारी कहते हैं, उस हवाले से एक शेर है, वो सुनिएगा कि वबा के दौर में वफ़ा ढूंढता है, यानी महामारी के समय में वबा के दौर में वफ़ा ढूंढता है, ना समझ है नई सज़ा ढूंढता है। वबा के दौर में वफ़ा ढूंढता है, ना समझ है नई सज़ा ढूंढता है। और थोड़ा माजरत के साथ कुछ उस तरह इश्क की बात करते हुए अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो कूचे से उनके, उन्वान है इस नज़्म का। बड़ी एहतियात से कूचे से उनके गुज़रना था, बड़ी एहतियात से कूचे से उनके गुज़रना था। क्या मालूम था, क्या मालूम था इस उम्र में काम ये भी करना था, क्या मालूम था इस उम्र में काम ये भी करना था। और जो भाषाओं की बात कर रहे हैं, सरहद किसी भाषा में होती नहीं, ना धर्म है ना भाषा का कोई बैरियर है। अगर हम साहित्य की बात करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान होता है, मिली जुली भाषाएं हैं। उसी हवाले से उर्दू और हिंदी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम दोनों भाषाओं में अपने लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो उर्दू और हिंदी उन्वान है इस नज़्म का और बात प्रेम की है, फिर से इश्क की है। तुम जब उर्दू सी गुज़रती हो, तुम जब उर्दू सी गुज़रती हो, मैं हिंदी सा चमकता हूँ। तुम जब उर्दू सी गुज़रती हो, मैं हिंदी सा चमकता हूँ। और तुम्हारे नुक्ते पे, और तुम्हारे नुक्ते पे चंद्र बिंदु सा निखरता हूँ, और तुम्हारे नुक्ते पे चंद्र बिंदु सा
निखरता हूँ। तो प्यार के हवाले से और कुछ पंक्तियाँ आपकी नज़र करके फिर थोड़ा इजाज़त आखिरी दौर में पहुँचूँगा। ड्रावर में या ड्रॉर में बांध कर रुमाल में कुछ ख्वाब सिरहाने रखे हैं, बांध कर रुमाल में कुछ ख्वाब सिरहाने रखे हैं, और आज भी ड्रॉर में वो खत पुराने रखे हैं, और आज भी ड्रॉर में वो खत पुराने रखे हैं। और अब देखिए फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है यहाँ पर। फ़ोन का खूबसूरत इस्तेमाल देखिएगा। फ़ोन भी मुस्कुराता है उन्वान है इस नज़्म का, और 4 पंक्तियाँ हैं। देख कर नाम स्क्रीन पे फ़ोन भी मुस्कुराता है, देख कर नाम स्क्रीन पे फ़ोन भी मुस्कुराता है, कभी कभी जब उसका कॉल आता है, कभी कभी जब उसका कॉल आता है। तो एक और बात है, दिल बहलाने को गालिब ख़याल अच्छा है, उसी हवाले से देखिएगा कि दिल बहलाने को उन्वान है इस नज़्म का। स्क्रॉल किए जा रहा था स्क्रीन पे, स्क्रॉल किए जा रहा था स्क्रीन पे कि पैगाम ज़रूरी था कोई आने को, स्क्रॉल किए जा रहा था स्क्रीन पे कि पैगाम ज़रूरी था कोई आने को। चलो छोड़ो बातें हैं ये सब फिजूल की, चलो छोड़ो बातें हैं ये सब फिजूल की, मगर ख्याल अच्छा है, मगर ख्याल अच्छा है दिल बहलाने को, मगर ख्याल अच्छा है दिल बहलाने को। और एक बात फिर उसी दौर में ले जाता हूँ कि गुज़र गई तमाम उम्र उन्वान है इस नज़्म का। वो इधर से गुज़रेगा नहीं वो उधर से गुज़रेगा, वो इधर से गुज़रेगा नहीं वो उधर से गुज़रेगा। गुज़र गई तमाम उम्र, गुज़र गई तमाम उम्र इसी में, गुज़र गई तमाम उम्र इसी में, न जाने वो कब किधर से गुज़रेगा, न जाने वो कब किधर से गुज़रेगा। और चलिए एक और नज़्म जो है प्रेम के हवाले से, झूठी खबर। सच्ची खबरें, झूठी खबरें और ख़बरें जो है नकारात्मक कई बार ज़्यादा होती हैं इस पूरे जितना समय निकला, और काफ़ी परेशान हुए उससे हम। चलिए एक अच्छी खबर भी सुन लें जो कि झूठी हो सकती है। झूठी खबर उन्वान है, सुना है हमारे लिए, सुना है हमारे लिए दिल में उनके, सुना है हमारे लिए दिल में उनके थोड़ी बहुत चाहत है, सुना है हमारे लिए दिल में उनके थोड़ी बहुत चाहत है। चाहे झूठी हो खबर ये, चाहे झूठी हो खबर ये, कुछ देर के लिए तो राहत है, कुछ देर के लिए तो राहत है। तो ये सारी बातें हैं और मेरे ख़याल से आखिरी पड़ाव पर हमें पहुंचना चाहिए, और उस पड़ाव से पहुंचने से पहले जो मैं एक कविता, कुछ जो बात है वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मुझे सिर्फ कुछ वक्त दीजिए कि कुछ सेकंड्स का जो मैं निकाल पाऊँ उस कविता को, जो मैं आपसे कह रहा था कि बाद में मैं इसको शेयर करूँगा आपसे। 40 पार के सवाल, बिल्कुल नई कविता जो 40 पार के सवाल। तो 40वें पड़ाव पर पहुंचने का जो दौर है, काफ़ी लोग गुज़र चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, या मैंने अपने अनुभव के हिसाब से जो पहुंचने का दौर है वो चल रहा है, समय है अभी। तो 40 पार के सवाल। उम्र के 40वें पड़ाव के नज़दीक चलते हुए, उम्र के 40वें पड़ाव के नज़दीक चलते हुए, कुछ काले और बहुत से सफ़ेद, कुछ काले और बहुत से सफ़ेद अनुभवों की तरफ बढ़ते हुए, मांसपेशियों की जकड़न को यूं ही नज़रअंदाज करते हुए, आँखों के नीचे काले घेरे वाली सतहों को कभी शीशे में देख कहते हुए, नहीं कल रात सोया नहीं, नहीं कल रात सोया नहीं, शायद है ये इसलिए, हाँ तुमने भी कहा होगा 40 के आसपास, हाँ तुमने भी कहा होगा 40 के आसपास पहुंचकर शायद, मगर सुना था मैंने 40 के उस पार, मगर सुना था मैंने 40 के उस पार हो जाते हैं फिर से युवा। क्या तुम्हें हुआ ऐसा महसूस, क्या ये सिर्फ ख्याल है, उत्तर दे सको तो देना। 40 पार
क्या ज़िंदगी क्या ज़्यादा हसीन लगती है? कोई यह भी कह रहा था कि 40 पार मर्द और औरत सभी ज़्यादा समझदार और आकर्षक दिखाई देते हैं। हाँ, होता होगा शायद ऐसा। कुछ कहते हैं 40 पार ज़्यादा खिलखिलाकर हंसते हैं हम, जैसे हंसा करते थे 20 के आसपास। खैर, यह निर्भर करता है अपने अपने स्वभाव पर, या क्या पता ऐसा भी होता हो। मेरे 40 पार के सवाल और जिज्ञासाएं हैं अनंत, अटपटी, बिना सर पैर की। पहुंच जाऊंगा जब 40वें पड़ाव पर, पहुंच जाऊंगा जब 40वें पड़ाव पर, तो शायद जान पाऊंगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर, जान पाऊंगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर। और मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आखिरी दो जो कविताएं, नज़में जो हैं आपके समक्ष रखता हूँ। जहालत अज्ञानता जिसको हम कहते हैं, शीर्षक है हर शख्स को साफ शफाफ, हर शख्स को साफ शफाफ मानता हूँ मैं, हर शख्स को साफ शफाफ मानता हूँ मैं। देखो तो जहालत मेरी, देखो तो जहालत मेरी, दुनिया को कितना कम जानता हूँ मैं। देखो तो जहालत मेरी, दुनिया को कितना कम जानता हूँ मैं। और आखिरी पंक्तियाँ बिल्कुल। इससे पहले मैं कवि समाज रावत सर का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस शाम में मुझे इस तरह से आमंत्रित करने के लिए और इस तरह का मौका देने के लिए कि मैं सभी सुधी श्रोता जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं और इतने ध्यान से सुन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बहुत स्नेह आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का, ऑडियंस का भी, श्रोताओं का भी, और कवि समाज रावत सर का, डॉक्टर विजय कुमार जी का विशेष रूप से जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, रूप सिंह राजपुरी साहब, उन सब का, पूरी टीम का धन्यवाद। और आखिरी पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ बस, उसके बाद मैं विदा लूँगा। धीरे धीरे होगा असर मेरी बातों का, धीरे धीरे असर होगा मेरी बातों का, धीरे धीरे असर होगा मेरी बातों का, गर सिलसिला जारी रहा मुलाकातों का। धीरे धीरे असर होगा मेरी बातों का, गर सिलसिला जारी रहा मुलाकातों का। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी से अब विदा चाहता हूँ। शुक्रिया।